नमस्कार। आज हमारे सामने रॉबर्ट आर्थर की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, द मिडनाइट विजिटर। हाँ, और ये लगती तो एक जासूसी कहानी है, लेकिन असल में ये दिमागी शतरंज की एक बाजी है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की किताब से हैं। हम्म। पर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक तरह से मनोवैज्ञानिक धोखे की केस स्टडी की तरह देखेंगे। मतलब कैसे शब्दों से ही किसी को मात दी जा सकती है। सही कहा। हमारा मिशन आज इस कहानी की परतें खोलना है और ये समझना है कि कैसे एक इंसान जो जासूस जैसा बिल्कुल नहीं लगता, हाँ। सिर्फ शब्दों और माहौल का इस्तेमाल करके एक बंदूकधारी दुश्मन को हरा देता है। और ये कहानी शारीरिक ताकत पर दिमागी सूझबूझ की जीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर कहानी का आगाज होता है फॉउलर नाम के एक लेखक से, और वो जासूसी की दुनिया को बहुत करीब से देखना चाहता। उसे लगता है कि आज रात कुछ तूफानी होगा। वो एक असली खुफिया एजेंट से जो मिलने वाला है, ऑसिबल से। हाँ, पर जब वो ऑसिबल से मिलता है तो उसका सारा उत्साह हवा हो जाता है। बिल्कुल। फाउलर के दिमाग में तो जेम्स बॉन्ड जैसी कोई छवि बनी हुई है। लंबा, चालाक, तेज तरार। और उसे मिलता कौन है? एक बहुत ही मोटा आदमी जो मुश्किल से चल पा रहा है, जिसका लहजा भी अजीब है। 20 साल पेरिस में रहने के बाद भी वो बॉस्टन वाली अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। फाउलर की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और वो जगह भी तो देखिए। हाँ, वो पुराना सीलियन भरा फ्रेंच होटल, और उसकी भी छठी और आखिरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा। ये किसी रोमांटिक थ्रिलर का सेट तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है लेखक ने जानबूझकर किया है। हाँ, ताकि पढ़ने वाला भी फाउलर की तरह ही निराश हो जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कहते हैं ट्रोप को तोड़ना। लेखक जासूसी कहानियों के घिसे पिटे फॉर्मूले को पहले ही सीन में खारिज कर देता है, और ऑसेबल ये बात खुद भी जानता है। वो फाउलर की मायूसी को देखकर हंसते हुए कहता भी है। हाँ, कहता है, तुम बोर हो गए हो, है ना? सोचा था पिस्तौल होगी, ड्रग्स होंगे, खुफिया संदेश होंगे। पर तुम्हें मिला क्या? एक मोटा आदमी और एक बोरिंग फोन कॉल। लेकिन ठीक इसी पल वो एक हुक फेंकता है। वो कहता है कि थोड़ी देर में उसके पास एक ऐसा कागज आने वाला है जो इतिहास का रुख बदल सकता है। हाँ, और इससे फाउलर को लगता है कि शायद शायद अब कुछ रोमांचक होने वाला है। और होता भी है। बिल्कुल। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल होते हैं और ऑसेबल लाइट जलाता है, फाउलर की बोरिंग शाम अचानक खत्म। कमरे के बीचों बीच वो सब कुछ था जिसका वो सपना देख रहा था। एक पिस्तौल और एक रहस्यमयी आदमी। खेल अब शुरू हुआ है। यहाँ से कहानी का गियर अचानक बदल जाता है, सुस्त रफ्तार से सीधा खतरे की तरफ। और कमरे में खड़ा है मैक्स, ऑसेबल का प्रतिद्वंदी। और मैक्स बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा एक जासूस को दिखना चाहिए, पतला, चालाक, लोमड़ी जैसा। और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है। हाँ। मैक्स सीधे पॉइंट पर आता है। वो रिपोर्ट मुझे दे दो, मिसाइलों वाली रिपोर्ट। वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। अब सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक जासूस जिसके हाथ में बंदूक है, दूसरे से एक जरूरी दस्तावेज छीनने आया है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, पर ऑसेबल का रिएक्शन, वो तो कुछ और ही कहानी कहता है ना? बिल्कुल। और यहीं से ऑसेबल का दिमागी खेल शुरू होता है। वो घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। और क्या कहता है? मैं इस बार मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूँ। ये एक, क्या कहते हैं, शानदार मनोवैज्ञानिक चाल है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है। सामने बंदूक है और ऑसेबल को बालकनी की चिंता है। यही तो उसके दिमाग की तेजी है। वो खतरे पर ध्यान देने के बजाय एक रोजमर्रा की परेशानी की बात करने लगता है, होटल की खराब सर्विस। ऐसा करके वो क्या हासिल करना चाहता था? 2 चीजें। एक, वो मैक्स को दिखाता है कि वो डरा हुआ नहीं है, जिससे मैक्स का आत्मविश्वास थोड़ा हिल जाता है। और दूसरा, वो अपनी कहानी के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय नींव रखता है। और वो कहानी है एक बालकनी की। बिल्कुल। वो कहता है, हद हो गई, ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई इस मनहूस बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। और फाउलर और मैक्स दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं, जहां सिवाय अंधेरी रात के कुछ भी नहीं था। अब देखिए कि ये झूठ कितना शानदार तरीके से गढ़ा गया है। हाँ। जब मैक्स कहता है कि वो तो मास्टर की से आया है, उसे बालकनी के बारे में नहीं पता था, तो ऑसेबल उसे डांटता नहीं है। नहीं, वो पूरी कहानी समझाता है। वो कहता है, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो बगल वाले अपार्टमेंट की है। पहले ये पूरा एक बड़ा कमरा हुआ करता था और बालकनी उस कमरे से जुड़ी थी।
अब वो मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। उसने कहानी को इतना असली बना दिया कि कोई भी यकीन कर ले। उसने सिर्फ बालकनी का जिक्र नहीं किया, उसने ये भी बताया कि उस तक पहुंचते कैसे हैं और क्यों मैनेजमेंट ने उसे बंद नहीं करवाया। उसने मैक्स के दिमाग में एक पूरा सीन बना दिया, एक ऐसा रास्ता बना दिया जो असल में है ही नहीं। हाँ, और मैक्स एक जासूस है, तो वो हमेशा सीक्रेट रास्तों के बारे में सोचता है। बिल्कुल। ऑसिबल ने बस उसी सोच को एक झूठी कहानी खिला दी। उसने मैक्स की उम्मीदों को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया। और मैक्स अब उस कहानी पर पूरी तरह यकीन कर चुका है। वो बंदूक दिखाकर दोनों को बैठने को कहता है। उसे लगता है कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। एक अप्रत्याशित घटना। कोई भी आम इंसान इस सिचुएशन में और ज्यादा घबरा जाता, पर ऑसिबल के लिए ये एक मौका था। हाँ, ये उसके दिमागी जाल का दूसरा और आखिरी हिस्सा था। वो इस दस्तक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने वाला था। वो जरा भी परेशान हुए बिना मुस्कुराता है और बड़े आराम से कहता है, लगता है पुलिस आ गई। मैंने सोचा था कि इतने जरूरी कागज के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। मैंने उन्हें कहा था कि आकर मुझ पर नजर रखें। क्या कमाल का दांव है ना? उसने एक सामान्य सी दस्तक को, जो शायद वेटर की थी या किसी और की, अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। अब मैक्स पर सिर्फ पकड़े जाने का ही नहीं बल्कि समय का भी दबाव है। दरवाजे के उस पार पुलिस खड़ी है और वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। मैक्स बुरी तरह घबरा जाता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और ऑसिबल उसे उकसाते हुए कहता है, अब क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग अंदर आ जाएंगे और वो गोली चलाने से पहले सोचेंगे नहीं। ऑसिबल ने मैक्स को दिमागी तौर पर पूरी तरह से घेर लिया है। उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। एक तरफ दरवाजे पर खड़ी पुलिस है और दूसरी तरफ वो बालकनी, वो एस्केप रूट जो खुद ऑसिबल ने उसके दिमाग में बनाया था। और मैक्स वही करता है जिसकी ऑसिबल ने उम्मीद की थी। वो गुस्से में खिड़की की तरफ बढ़ता है और एक पैर बाहर रखकर धमकी देता है, उन्हें वापस भेज दो, मैं बालकनी पर इंतजार करूंगा। भेजो उन्हें, वरना मैं गोली चला दूंगा। ये विडंबना देखिए। वो उसी बालकनी का सहारा ले रहा है जो सिर्फ कुछ मिनट पहले तक उसके लिए वजूद ही नहीं रखती थी। ऑसिबल का बुना हुआ जाल पूरी तरह से काम कर रहा है। हाँ। दरवाजे पर दस्तक अब पीटने में बदल जाती है और बाहर से आवाज आती है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। दबाव अपनी चरम सीमा पर है। मैक्स बंदूक ताने हुए अपना दूसरा पैर भी बाहर निकालता है और जैसी दरवाजे का हैंडल घूमता है वो खुद को पीछे धकेलता है और खिड़की से कूद जाता है। और उसके बाद सिर्फ एक तेज तीखी चीख सुनाई देती है जो अंधेरे में खो जाती है। दरवाजा खुलता है और वहां पुलिस नहीं, वहां एक वेटर खड़ा है, हाथ में एक ट्रे, एक बोतल और 2 ग्लास। और वो कहता है, सर ये रही आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की थी। फाउलर, जो अब तक ये सब देख रहा था, उसका तो चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो हकलाते हुए पूछता है, लेकिन पुलिस? और यहीं ऑसिबल अपने दिमागी खेल का पर्दाफाश करता है। हाँ। वो एक ठंडी सांस भर के कहता है, कोई पुलिस नहीं थी, ये तो सिर्फ हेनरी था, वेटर जिसका मैं इंतजार कर रहा था। फौला फिर भी सदमे में है। वो पूछता है, और वो आदमी जो बालकनी पर है? और ऑसिबल का आखिरी वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। वो कहता है, नहीं, वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त, वहां कोई बालकनी है ही नहीं। और इस एक लाइन से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ऑसिबल ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी हाथापाई के, सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी, एक झूठी कहानी और एक इत्तेफाक से हुई दस्तक का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को 6ठी मंजिल से कूदने पर मजबूर कर दिया। उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा हथियार कहानी सुनाने की कला है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि दिमाग ताकतवर है, नहीं, ये बताती है कि किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति उसके पास होती है जो उस स्थिति की कहानी को नियंत्रित करता है। मैक्स बंदूक के साथ भी असहाय था क्योंकि वो ऑसिबल की गढ़ी हुई कहानी में जी रहा था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम किसी को उसके बाहरी रूप से देखकर कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। बिल्कुल। जो इंसान कहानी की शुरुआत में सबसे कमजोर और नाकारा लग रहा था, अंत में वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। संकट के समय शांत रहकर सोचने की क्षमता ही असल में सुपर पावर है। बिल्कुल, ऑसिबल ने यही किया। उसने अपनी घबराहट को एक शांत और यहाँ तक कि उबाऊ व्यवहार के पीछे छिपा लिया और अपने दिमाग को काम करने दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी बालकनी है जो असल में है ही नहीं, लेकिन हम उसके होने पर यकीन करते हैं।
वो कौन से डर या कौन सी सीमाएं हैं जो किसी और की बनाई हुई कहानी का हिस्सा है और हम उन्हें अपनी हकीकत मान बैठे हैं। शायद समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता लड़ने में नहीं, बल्कि कहानी बदलने में है।